Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद द कंसर्न्ड एमसीक्यूज। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे इस सीरीज के अंदर। आफ्टर दैट जो भी रेलेवेंट एमसीक्यूज टॉपिक से बन सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग इस सीरीज के थ्रू अपने जो कम्यूट टाइम या फिर जो आपके लंच ब्रेक्स हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज लगभग 10 से 15 मिनट के सेशन के अंदर आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बिल्ड हो रही है और साथ ही साथ एमसीक्यू भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को एक्सेस कर पाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। अब हम लोग जो है आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए आज की डिस्कशन को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे विद बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। अब देखिए रिटेल बैंकिंग के अंदर अलग अलग तरह के बैंक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो अलग अलग बैंक्स के द्वारा अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स को ऑप्ट किया जाता है। अब जब भी एक बैंक के द्वारा अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल को ऑप्ट करना है तो कुछ कंसिडरेशंस जो है वो रखी जाती हैं। मतलब एक बैंक कुछ सर्टेन फैक्टर्स को कंसीडर करता है, उन फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर ही बैंक चूज करता है कि कौन से मॉडल को जो है वो ऑप्ट करना है फॉर डूइंग इट्स बिजनेस गाइस। अब क्या कुछ वो कंसीडरेशंस हैं, तो सबसे पहली जो कंसीडरेशन है दैट इज अबाउट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि भाई एक बैंक को खुद को पोजीशन कैसे करना है। क्या एक बैंक खुद को ऐसे पोजीशन कर रहा है कि भाई वो मास मार्केट सेगमेंट को जो है वो कैटर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो है वो कैटर करने की कोशिश करेगा। क्या एक बैंक के द्वारा जो प्रोडक्ट्स या फिर जो सर्विसेज डिलीवर किए जा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए हैं या फिर वो किसी कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए हैं। इसके अलावा एक बैंक के द्वारा किस तरह से जो है वो अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड किया जाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है एक बैंक को टेक्नोलॉजी में करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट जो टाई अप्स के अंदर करनी है विद द बिग टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स। सो ये सारा हमारा पार्ट बनता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ द कंसिडरेशन जिसको कंसीडर किया जाता है एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी बिजनेस मॉडल को ऑप्ट करना होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द बिजनेस मिक्स। अब गाइस देखिए बिजनेस मिक्स का मतलब क्या है कि भी किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो एक बैंक के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, कितने जो है वो एक बैंक ने जो है अपने लोन सेगमेंट के अंदर जो है वो कितने वर्टिकल्स को और एड ऑन करना है। ठीक है, किस तरह से जो है वो बैंक ने नए एफडी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है अपने टारगेटेड कस्टमर्स के लिए। सो प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ बिजनेस मिक्स, कि भाई उस प्रोडक्ट या सर्विस को किस डिलीवरी चैनल के थ्रू लॉन्च करना है, किस टारगेटेड कस्टमर ग्रुप के लिए जो है इस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारा हमारा पार्ट बनता है बिजनेस मिक्स का गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंसिडरेशन इज बिजनेस या फिर पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये बिजनेस और पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको थोड़ा हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई एक बैंक के द्वारा एक स्पेसिफिक गोल जो है वो सेट किया जाता है, जिस पर्टिकुलर गोल को जो है वो एक बैंक अचीव करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि भाई बैंक जो है वो खुद को कैसे पोजीशन करना चाहता है कस्टमर्स की माइंड के अंदर, मतलब कस्टमर के माइंड में क्या परसेप्शन बिल्ट हो एक बैंक की इमेज को लेकर के। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव बोल दे रहे हैं। अब टिपिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उनके द्वारा इस पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव को जो है कंसीडर किया जाता है जब भी उन्होंने बिजनेस मॉडल को जो है वो ऑप्ट करना होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो इन बैंक्स के द्वारा अपने आप को पोजीशन ही ऐसे किया जाता है भाई हम लोग जो है वो एक आम इंडिविजुअल को टैकल कर रहे हैं, कैटर करने का काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स को कैटर करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जो है वो खुद को पोजीशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब देखिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है एक स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है अपने बिजनेस मॉडल को चूज करने का काम करते हैं, और जो स्ट्रेटेजी रहती है दैट इज एम्ड एट द प्रॉफिटेबिलिटी गाइस। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई मैं कम से कम जो है इन्वेस्टमेंट करूं और मैक्सिमम जो है मैं रिटर्न वहां से फैच कर पाऊं। सो दिस इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी। अब अगर हम लोग बात करें तो जो फॉरेन बैंक्स हैं, इन फॉरेन बैंक्स के द्वारा इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ऑप्ट किया जाता है जब भी इन्होंने बिजनेस मॉडल में जो अपनी ऑप्शन को चूज करना होता है कि भी कौन से बिजनेस मॉडल को ऑप्ट करना है। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो बीएनपी पारिबास करके एक फॉरेन बैंक था जिसने बहुत ही एग्रेसिवली इंडियन मार्केट में एंटर किया।
बट जब उस बैंक को लगा कि भाई मुझे जो मेरे डिजायर्ड आउटपुट्स हैं, जो मेरे डिजायर्ड रिटर्न्स हैं, वो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो सडनली दैट बैंक मेड द एग्जिट फ्रॉम द इंडियन मार्केट गाइस। सो ये हो गया हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो था वो उसकी स्ट्रेटेजी जो थी वो डिफाइन की गई थी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो कि एक बैंक के द्वारा कंसिडर की जाती हैं जब भी उसने अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल को चूज करना होता है अभी, ठीक है। क्योंकि बिजनेस मॉडल क्या होता है अभी इसको थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्या कंसीडरेशंस है, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली गाइस। अब कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो इन टोटल अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइस। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल। अब ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल है, इसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, विच इज अ सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन विद इन अ लार्ज कंपनी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो छोटे छोटे सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द सेपरेट प्रोडक्ट लाइंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो एलजी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब एलजी के द्वारा जो रेफ्रिजरेटर भी बनाए जा रहे हैं, एसी भी बनाया जा रहा है, वॉशिंग मशीन भी बनाई जा रही है और टीवी भी बनाया जा रहा है। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को जब डिवाइड किया जाएगा इनटू सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल जो है वो फॉलो किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब बैंक के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, अब एचडीएफसी बैंक के द्वारा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स भी अपने कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ पैरा बैंकिंग, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू बैंक को जो है वो फी बेस्ड इनकम अर्न होती है, वो प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे भी। अब ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल है, इसके अंदर क्लियर फोकस रहता है ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी। बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को फोकस होता हुआ देखने के लिए मिलता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल के अंदर, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो स्ट्रेटेजी एम रहेगी। अब एक बार जब किसी भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को मतलब किसी भी डिवीजन को जो है जब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का जो स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया जाता है, तो फिर उस पर्टिकुलर यूनिट के द्वारा खुद ही डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग इट्स इन्वेस्टमेंट एंड बजट गाइज। अब इस पर्टिकुलर मॉडल का हम लोगों को क्यों ये इफेक्टिव देखने के लिए मिलता है, बिकॉज इसकी हेल्प से हम लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए रेवेन्यू, कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट, इन तीनों फैक्टर्स को जो है इंडिपेंडेंटली ट्रैक कर सकते हैं गाइस। सो दिस इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल। अब कॉमनली हम लोग देख पाते हैं कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर हम लोगों को ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल जो है वो फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिलता है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉडल की अगर हम लोग बात करें, सो नेक्स्ट मॉडल हमारे सामने है डिपार्टमेंटल अप्रोच। अब डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो किया जाएगा, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस जो कि अलग अलग टीम्स के द्वारा जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं गाइस, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने जो लास्ट एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को यहाँ पे लेते हैं। अब एलजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में समझा। अब जैसे रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर एक सेपरेट प्रोडक्ट हो गया। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट रहेगी। मार्केटिंग, अगर इस रेफ्रिजरेटर की अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो कस्टमर्स को पता ही नहीं लगेगा कि भाई इस तरह का कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जा रहा है एलजी के द्वारा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो कि कैलकुलेट करेगी कितना प्रॉफिट हम लोगों को जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोगों यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स के बेसिस के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन की डिवीजन किया जा रहा है यहाँ पे। और डिपार्टमेंट के अंदर जो अलग अलग तरह की टीम्स जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, जैसे प्रोडक्शन टीम का काम क्या है, प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग टीम का काम क्या है, मार्केटिंग करना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो कि अलग अलग टीम्स के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब बैंक का एग्जांपल हम लोगों ने देखा एचडीएफसी बैंक, तो जैसे अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स थे वो बनाए जा रहे थे, लोन्स, डिपॉजिट्स और पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स। अब अगर पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करें तो पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स को पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। रिस्क मैनेज करना पड़ेगा कि भाई हम लोग जो है ज़्यादा रिस्क के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए। जब भी थर्ड पार्टी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें तो रिस्क मैनेज करना हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रिस्क के अंदर डायरेक्टली बैंक जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का भी एक इंडिविजुअल चाहिए यहाँ पे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल भी चाहिए, क्योंकि वो ये सारी डिटेल मेंटेन करेगा कि भाई कितनी हम लोगों को जो है वो
फी बेस्ड इनकम जनरेट हो रही है, क्या हमारे लिए जो है वो वर्थ है इन पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग तरह के जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं बाय द वेरियस टीम्स गाइज। अब ये हम लोगों को जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है ये बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई वो इस डिपार्टमेंटल अप्रोच का यूज करते हैं फॉर डूइंग देयर बिजनेस गाइज। अब इसके अंदर हम लोगों को स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट का जो इंडिविजुअल है दैट विल बी हैविंग एक्सपर्टीज इन ह्यूमन रिसोर्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल के अंदर जो रिस्क को मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, उसकी एक्सपर्टीज होंगी। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो इंडिविजुअल है ही विल बी एक्सपर्ट इन मेंटेनिंग द अकाउंट्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट गाइस। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है उन इंडिविजुअल्स की जो कि वेरियस टीम्स के थ्रू जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहे हैं भाई। तो ये हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अप्रोच को डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच गाइस। अब देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोगों को कंबाइन होते हुए देखने के लिए मिलते हैं सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, और एक इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक कोहेसिव अप्रोच जो है वो ऑप्ट की जाती है। अब यहाँ पे हम लोग जैसा हम लोगों ने देखा कि भाई जो हमारी डिपार्टमेंटल अप्रोच थी, डिपार्टमेंटल अप्रोच को कॉमनली ऑब्जर्व किया जा रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, तो उसी तरह से जो हमारा ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये स्मॉल जो हमारे फाइनेंस बैंक्स हैं उनके द्वारा इस अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं उनके द्वारा इस अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या एम रहता है हमारा कि भाई हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी को तो इंक्रीज करना है बट थ्रू स्केल करना है रदर देन हैविंग अ सेपरेट बिजनेस लाइन। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस कर रही है, उस सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरह की प्रोडक्ट लाइन उसने लॉन्च कर दी। इसी सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको जो है प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करनी है। सो दिस इज द एम विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेटेड अप्रोच गाइज। तो हम लोगों ने 3 मॉडल्स के बारे में बात कर ली, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, डिपार्टमेंटल अप्रोच और integrated approach guys. Now let us discuss a question. So there is a case study in front of you guys. So Urban Trust Bank is a well established private bank in India known for its personalized wealth management services and a strong relationship with high net worth individuals. Its traditional positioning objective has been trusted advisor for generations. Recently, Urban Trust Bank board reviewed its performance and noticed that while customer loyalty is high, overall profitability is stagnating due to high operational cost of the personalized services and limited mass market reach. So they decided to redefine their corporate strategy to include a new business mix. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई दे विल मेंटेन अ premium services for existing high net worth individuals. They will also launch a new digital retail banking vertical targeting young professionals with competitive loan rates and saving products. The CEO stated, our goal is clear. We need to improve profitability while leveraging our trusted brand to capture the new market segment. So ये आप लोगों के सामने केस स्टडी दी हुई है अभी। अब बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, which of the following statement is most correct regarding Urban Trust Bank strategic shift? Your options are Urban Trust Bank is moving entirely towards a foreign bank model by ignoring its positioning objective and focusing only on profitability. Urban Trust Bank is still following a private bank model because its core remains high net worth individual focused, but it is now blending business objective into a new strategy for profitability. Option C क्या बोल रहा है? Urban Trust Bank's new strategy disregards corporate strategy and business mix considerations in favor of only digital expansion. Option D क्या बोल रहा है? Urban Trust Bank is shifting from a business objective model to a positioning objective model to compete with the foreign banks. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भी जो अर्बन ट्रस्ट बैंक है वो दैट इज स्टिल फॉलोइंग अ प्राइवेट बैंक मॉडल, बिकॉज इसके जो कोर बिजनेस है उसके अंदर अभी भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स को ही ये फोकस कर रहा है, बट धीरे धीरे ये जो है वो नए बिजनेस ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो है वो ब्लेंडिंग भी अपने बिजनेस मॉडल के अंदर लेकर के आ रहा है, जिसके थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी को वो अचीव कर पाए भी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। अभी हम लोगों ने केस स्टडी के अंदर समझी ये चीज। नेक्स्ट केस स्टडी आप लोगों के सामने, स्टेट बैंक ऑफ भारत, अ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, follows a departmental approach for its organizational structure. Its operations are divided into functional departments such as loan department, deposit department, parabanking department, human resource department, risk management department, and accounting department. Each department operates independently with its own target and reporting hierarchy. The CEO of the SBB bank
बिलीव्स दिस स्ट्रक्चर एंश्योर्स स्पेशलाइजेशन एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी। तो ये आप लोगों के सामने एक केस स्टडी दी गई है रिगार्डिंग स्टेट बैंक ऑफ भारत भाई। अब with reference to the departmental approach observed in retail banking business model, which of the following statements are correct here? The departmental approach organizes the bank into functional divisions such as loan, deposit and parabanking. This structure is most commonly observed in private sector banks such as HDFC Bank. Under this model, functions like HR, risk management and accounting operate as a separate departments. The departmental approach integrates all functions into a single customer facing unit to enhance the relationship banking. So you need to select the most appropriate answers from the options given below. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, या फिर 1, 3 and 4 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 3 only. अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है डिपार्टमेंटल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल अप्रोच हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर इसको ऑप्ट किया जाता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन भाई। नेक्स्ट इज अंडर दिस मॉडल फंक्शंस लाइक HR, रिस्क मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ऑपरेट एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द डिपार्टमेंटल अप्रोच इंटीग्रेट्स ऑल फंक्शंस इनटू अ सिंगल कस्टमर फेसिंग यूनिट टू एनहांस द रिलेशनशिप बैंकिंग। नहीं भी, इसके अंदर तो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है और पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन A will be the right one here. Next question is, based on the integrated approach in retail banking, which of the following statements is or are correct? Your statements are, this approach combines multiple socio-economic banking functions into unified model. It is primarily aimed at increasing profitability by creating separate specialized business lines. It is usually adopted by small businesses, including entities like small finance banks. स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है? दिस मॉडल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर्स. सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. योर ऑप्शंस आर 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 3 only. अब सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की जा रही है, तो ये बोल रहा है इट इज प्राइमरली aimed at increasing profitability by creating separate specialized business line. नहीं भी, यही तो स्पेशलिटी है इंटीग्रेटेड अप्रोच की कि भाई एक सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू ही जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. और फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? दिस मॉडल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन लार्ज प्राइवेट बैंक्स विद डिपार्टमेंटली स्ट्रक्चर्ड. नहीं भी, ये जो हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये हम लोगों को स्मॉल बिजनेसेस के अंदर ऑप्ट होती हुई देखने के लिए मिलती है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है गाइस. सो इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर. सो ये हम लोगों ने जो था वो बिजनेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग को डिस्कस किया गाइस. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज वाले टैब के ऊपर जाना है. आफ्टर दैट यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द JIB कोर्सेज. जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आप लोगों की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी इस मास्टर कोर्स के थ्रू गाइस, ठीक है. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल नहीं करना है, आप लोगों ने इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को यहीं पे जो है वो IFS के लिए मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, PPB के लिए, AFM के लिए और RBWM के लिए भी मास्टर कोर्स जो इंडिविजुअली देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं गाइस. अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आपने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर जो है वो अपने इन कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, देन यू कैन रेफर आवर लाइव क्रैश कोर्स गाइस, जहां पे आप लोगों को जो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप लोगों की जो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर जो है वो प्रिपरेशन हो पाए भी. तो यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाले, और अगर आप लोग जो इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग जो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.